चलिए गुड मॉर्निंग और सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। आज सेट नंबर आपका जो है और 15 होने जा रहा है। आप लोग सभी लोग जल्द से जल्द जुड़िए। सेट नंबर 15 जो है आपका स्लाइड में लग गया है। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका लग गया है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका लगा हुआ यहाँ पे देखिएगा। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में किसमें बृहत स्नानागार पाया गया है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ पर जो बोल रहा है सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता है ना। ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को है ना हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाता है। हड़प्पा सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसका सम्मान तिथि जो था, इसका तिथि जो था सम्मान तिथि 2400 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। कितना था? 1700 ईसा पूर्व। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था है ना। 2400 ईसा पूर्व से क्या था? 1700 ईसा पूर्व था। और इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, ध्यान दीजिएगा, आकार जो था ये त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार था। इसका आकार जो था त्रिभुजाकार है ना। त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार था सिंधु घाटी सभ्यता का है ना। उसके जो है हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी किनारे है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी किनारे था। ये क्या था? रावी नदी किनारे था। इसके खोजकर्ता जो थे 1921 में क्या था? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर क्या थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी है ना। दयाराम साहनी थे है ना। इसके खोजकर्ता। ये तो हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बृहत स्नानागार पाया गया है, ये कहाँ पाया गया था है ना। तो सबसे पहले हम अब चलेंगे आंसर पे। ये जो थे धौलावीरा जो थे ये गुजरात में थे है ना। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया 2021 में। समझ गए होंगे आप लोग है ना। उसके बाद कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ जूते हुए साज प्राप्त हुए। जूते हुए है ना। जूते हुए मतलब आपका खेत से जूते हुए है ना। खेत के जूते हुए साक्ष्य मिला था है ना। उसके बाद लोथल जो है ये आपका लोथल जो है ये भी भोगवा नदी किनारे है। भोगवा नदी किनारे है। और ये भी आपका कहाँ है? गुजरात में है लोथल। उसके बाद बृहत स्नानागार जो मिला था ये आपको कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे है। कहाँ है? सिंधु नदी किनारे है। सिंधु नदी किनारे है। ये 1922 में है ना। 1922 में इसके आविष्कार हुआ था। इसके उत्खननकर्ता थे राखल दास बनर्जी। क्या थे? राखल दास बनर्जी है ना। राखल दास बनर्जी है ना। तो बृहत स्नानागार का जो लंबाई था उसका 11.08 मीटर थे। लंबाई थे है ना। लंबाई चौड़ाई थी 7.01 थे। चौड़ाई थे है ना। चौड़ाई थे। उसके बाद 2.43 मीटर इसके थे क्या? गहराई थे है ना। गहराई थे ये थे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया था। उसके बृहत स्नानागार की जो थी लंबाई ये थे 11.08 मीटर थे है ना। 7.01 चौड़ाई थे। 2.43 मीटर क्या थे? इसका गहराई था। अब ये पूछेगा कि बृहत स्नानागार का आकार कैसा था। ये आकार कैसा था? तो आकार जो थे ये आयताकार थे। आयताकार थे। क्या थे? आयताकार थे ना। इसका आकार जो पूछ दिया जाए कि बृहत स्नानागार का आकार कैसा था, तो आकार आपका आयताकार था। अच्छा ये बताइए, जब लंबाई आपका 11.08 मीटर है और चौड़ाई आपका 7.01 है और गहराई 2.43 मीटर, तो ये वर्गाकार तो नहीं बन सकता है ना। ये वर्गाकार तो आपको नहीं बन सकता है। तो ये जो आपका होगा ये इसका आकार जो है आयताकार हो जाएगा। इसमें 2 सीढ़ियां होती थी। इसमें हेलने के लिए जो है इसमें 2 सीढ़ियां होती थी। और ये आपका जो पानी इसमें जो देता था ये कुएं से निकाल कर देता था। ये पानी कहां से देता था? ये कुएं से निकाल कर देता था है ना। और मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। इसको जो बोला जाता है मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है ना। टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। और ये सिंधी भाषा में कहा जाता है। कौन भाषा में? तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का
टीला कहा जाता है। किस भाषा में कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये सिंधी भाषा में बोला जाता है ना। वहां पर जब खुदाई हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुआ था तो वहां पर बहुत सारे हड्डी मिला था और हड्डी का जो है सो ढेर लग गया था, तो इसलिए जो है वहां पर जो है आपका उसी को मृतकों का टीला कहा जाता है ना। ठीक है, गुड मॉर्निंग, आप लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज का दिया हुआ। आज का जो क्वेश्चन है एकदम एग्जाम का 95% आपको जो है बस बहुत बेहतरीन तरीके से आपका दिया गया है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, है ना। मोहनजोदड़ो आंसर एक का आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पीलीबंगा, ध्यान दीजिएगा, पीलीबंगा, है ना। पीलीबंगा जो है एक पंजाबी भाषा है। पीलीबंगा जो है एक पंजाबी भाषा, क्या है? पीलीबंगा एक पंजाबी भाषा है ना। पीलीबंगा ये पंजाबी भाषा है, ध्यान दीजिएगा। पीलीबंगा एक पंजाबी भाषा है। ये जो है किस राज्य में है? बताइए आप लोग, इसको जो है किस राज्य में है? पीलीबंगा जो है पंजाबी भाषा है, ये किस राज्य में है? ध्यान दीजिएगा, पीलीबंगा ये किस राज्य में है बताइएगा। पीलीबंगा जो है ये आपका जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ जिला में, है ना। हनुमानगढ़ जिला में पीलीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। और ये जो है आपका दिल्ली, है ना। दिल्ली तो जानिए रहे भारत की राजधानी है ना। भारत की राजधानी हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा, है ना। गांधीनगर हो जाएगा। अब बिहार की राजधानी क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। और राजस्थान का क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। राजधानी भी आपको लेके चलना है, राजधानी भी जो है आपको साथ में लेते चलना है ना। राजधानी भी आपको साथ में लेते चलना है, राजधानी भी आपको साथ में लेके चलना है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी यात्री संयुगन, ध्यान दीजिएगा। संयुगन जो ऐसे आपका बुक में जो दिया गया है 518, है ना। संयुगन जो दिया गया है 518 ईस्वी, है ना। तो लेकिन ये 518 तो नहीं दिया हुआ, ये रेंज में आपका दिया गया है ना। रेंज में दिया गया है। ये जो है सर कितना कटअप होना चाहिए? क्या चीज में कितना कटअप होना चाहिए बताइए थोड़ा सा, है ना। तो ये जो है 515 से 520 ईस्वी से, है ना। 515 से क्या? 520 ईस्वी, ये आपका रेंज में दिया गया है। 515 से 520 ईस्वी में, है कि नहीं। 515 से क्या है? 520 ईस्वी में दिया गया। 515 से 520 ईस्वी में, है ना। 515 से 520 आपका हो जाएगा आंसर, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, बताइएगा आप। गुप्त साम्राज्य का पतन जो हुआ था किसके साम्राज्य में हुआ था? इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो हुआ था गुप्त साम्राज्य का पतन जो हुआ था किसके साम्राज्य में हुआ था? चालुक्यों, ग्रीकों आक्रमणों से, हुनों आक्रमणों से, पल्लवों से। अब ये बताइएगा ये जो आपको हुआ था किसके आक्रमण से हुआ था बताइएगा। ये जो हुआ था हुन के आक्रमण से, है ना। हुन के आक्रमण से हुआ था। किसके आक्रमण? हुन के आक्रमण से हुआ था, है ना। हुन का आक्रमण जो हुआ था ये अस्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था। अब अस्कंद गुप्त, है ना, अस्कंद गुप्त के समय हुआ था, है ना। अस्कंद गुप्त के समय यानी समय के क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित करने एवं इसका नाम गंगईकोंडचोलपुरम ये जो रखा गया था, ये राजेंद्र प्रथम, क्या रखा गया था? राजेंद्र प्रथम, है ना। राजेंद्र प्रथम के रखा गया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया, है ना। ये बाबा मुरीद के शिष्य थे। ये बाबा मुरीद के शिष्य थे। बाबा मुरीद के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? बाबा मुरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा मुरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये शेख निजामुद्दीन औलिया, ये निजामुद्दीन औलिया नहीं बोला था, निजामुद्दीन औलिया है। निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली अभी दूर है। क्या है? दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है किसने बोला था? शेख निजामुद्दीन औलिया बोला था, है ना। इस सेट का हिसाब से कितना कट ऑफ रख सकता है? इसमें अगर आपका नंबर अगर 65 अगर आ गया, 65 अगर आ गया, इस टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो श्योर है कि आपका रिजल्ट आने की संभावना बन सकता है ना। उसके बाद जो है
ये आपका जो हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो स्थित है ये गियासपुर है ना, गियासपुर हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका, है ना। मेरठ तो आपका यूपी में पड़ता है, मेरठ यूपी में, यहीं से आपका जो है 1857 की क्रांति जो लड़ाई हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी में हुआ था, 10 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। जौनपुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, जौनपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय की थी। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थी ये किस संप्रदाय की थी, आप लोग बताइए इसको। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थी ये किस संप्रदाय की थी। ये जो थे सुहरावर्दी संप्रदाय, क्या थे, सुहरावर्दी संप्रदाय थे, है ना, सुहरावर्दी संप्रदाय थे। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है। किसने खुद को मुकदमों की इस हद तक पदवानत कर दिया और उनकी स्त्रियों को मुसलमान के घरों को काम करना पड़ा, ये किसने कहा था, बताइएगा इसको थोड़ा सा। किसने बोला कि खुद और मुकदमों के डर से इस हद तक पदावनत कर दिया और इनकी स्त्रियों को मुसलमानों से घरों से आपका जो है एथी कर दिया, बताइए आप लोग इसको, बताइए, बताते चलिएगा। ये जो कर दिया था ये अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले जो है बलबन जो है लौह एवं रक्त नीति पालन किया था, लौह एवं, है ना, रक्त नीति पालन बलबन, है ना। उसके खिलजी जो है हौज खास जमैयत खाना मस्जिद, है ना, जमैयत खाना मस्जिद, ये सब के हुलिया प्रथा प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सांकेतिक सिक्का का प्रचलन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद एमबीटी जो है इसको बोलते हैं एमबीटी, इब्न बतूता, इसी के शासनकाल में जो है इब्न बतूता इसी के शासनकाल में जो है शासनकाल में भारत आया था। अब भारत में कहाँ, दिल्ली में आया था, है ना, दिल्ली में कब आया था, तो 1333 में आया था, है ना, 1333 में आया था। रेहला नामक पुस्तक लिखा था, है ना, रेहला नामक क्या लिखा था, पुस्तक लिखा था। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जिसको बोलते हैं एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक दीवान बंदगान, दीवान इस्तिहाक, दीवान खैरात, है ना, ध्यान दीजिएगा, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, सारा चीज जो है एफएसटी के द्वारा करवाया गया था, है ना, सारा चीज जो है एफएसटी के द्वारा करवाया गया था, सारा चीज क्या करवाया था, एफएसटी के द्वारा करवाया गया था। ये हो गया आपका आंसर, चला जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। भारत में अगर बोला जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये जो करवाया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा करवाया था। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो करवाया गया था ये 1792 में करवाया गया था अलेक्जेंडर रीड के। लेकिन वास्तविक जो था, वास्तविक ध्यान दीजिएगा, वास्तविक जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो किया था ये आपका थॉमस मुनरो, है ना, थॉमस मुनरो के द्वारा करवाया गया था। थॉमस मुनरो 1820, कब किया गया था, 1820 में करवाया गया था, मद्रास, है ना, 1820 मद्रास, थॉमस मुनरो 1820 मद्रास, है ना, 1820 कहाँ पे, मद्रास में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही है, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था। ये किसके समय, तो ये कर्जन के समय में, सबको मालूम है, ये जो है कर्जन के समय में हुआ था। डलहौजी जो है ये जो किया था ये हड़पने का काम करता था, ये जानता था कुछ नहीं, है ना। ये अगर जहां गया जो भी अच्छा लगा इसको बस कब्जा करने के चक्कर में लगल रहता था, है ना। तो डलहौजी जो है सबसे पहले हड़पा था, सबसे पहले जो हड़पा था, सबसे पहले हड़प लिया, है ना, हड़प लिया ये सतारा को। ये किसको हड़पा, तो सतारा को हड़पा, है ना। ये कब हड़पा, 1848 में हड़प लिया था। सबसे पहले जी डलहौजी जो है ये सतारा को हड़पा था,
है ना, सतारा को हड़प्पा सबसे पहले, है ना, डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लेब कहा जाता है, यानी राज्य का विलय नीति, राज्य विलय नीति, राज्य विलय नीति, राज्य विलय नीति, डॉक्ट्रिन नीति, है ना, राज्य विलय नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स, ये डलहौजी को ही कहा जाता है ना, डलहौजी की कहा जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, प्रिस्टन का युद्ध, प्रिस्टन का युद्ध जो हुआ था, ये प्रिस्टन का युद्ध हुआ था, कहां हुआ था, ये बताइए आप लोग। प्रिस्टन का युद्ध जो हुआ था कहां पे हुआ था? प्रिस्टन का युद्ध जो है एक अमेरिकी क्रांतिकारी, ये अमेरिकी क्रांतिकारी, है ना, क्रांतिकारी, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध, है ना, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के विघटन के समय हुआ था, है ना, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के विघटन के समय की लड़ाई हुआ था। और ये जो हुआ था 3 जनवरी 1777, है ना, 3 जनवरी कब हुआ था? 1777 हुआ था, 3 जनवरी 1777 को हुआ था। ये आपका हुआ था, ये न्यू जर्सी हुआ था, है ना, कहां हुआ था? न्यू जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आग्नेयशील निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं? अब ये बताइए कौन सा तत्व नहीं पाए जाते, इसको आप लोग बताइएगा, है ना, इसमें बताइएगा कि आग्नेयशील कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं। मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनते हैं, इसमें परतदार चट्टानें भी कहते हैं, सील और डाइक पाए जाते हैं, और ये ग्रेनाइट होते हैं, है ना। तो ये तो मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने होते हैं, तो बिल्कुल सही है ना, ये सही है। बोल रहा है कि नहीं पाए जाते हैं, यहां देखिए नहीं पाए जाते हैं। सील और डाइक पाए जाते हैं, ये भी सही है। ग्रेनाइट पाया जाता है, ये भी सही है। इससे परतदार चट्टाने भी कहते हैं, नहीं, ये परतदार चट्टाने नहीं बोला, ये रवेदार चट्टाने बोलता है, रवेदार कठोर चट्टाने बोला जाता है इसको, है ना, रवेदार परतविहीन, रवेदार परतविहीन, रवेदार परत विहीन, विहीन, है ना, रवेदार परत विहीन कठोर, है ना, रवेदार परत विहीन कठोर जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ये चला जाएगा आपका आंसर, ये गलत हो जाएगा आंसर, है ना, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित नहीं है ना, ये बताइए आप लोग, इसको जो बताइएगा। चिनुक, चिनुक कहाँ है? यूएसए, बिल्कुल सही है। लू भारत, सिराको कनाडा, सिराको कनाडा, फॉन आल्पस, सिराको कनाडा नहीं है, ये सहारा मरुस्थल है। सिराको जो है ये सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। तो यही आपका गलत है, क्या है? सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना, सुमेलित नहीं है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? देखिएगा, एल नीनो, एल नीनो जो है, ध्यान दीजिएगा, एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश शब्द है ना। इसका अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ जो होता है बालक ईसा, बालक ईसा, बालक ईसा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो बालक ईसा होता है ना, बालक ईसा होता है। ये जो है आपका, ये रेंज में देता है 3 से 7 या 5 से 7, ठीक है। ऐसी आपका लूसेंट में 5 से 10 साल के अंतराल पर दिया हुआ है, लूसेंट में आपका चर्चा किया हुआ है 5 से 10 साल के अंतराल पर किया हुआ है। तो ये आप रेंज में मारिएगा 3 से 7, नहीं तो 5 से 7, है ना, यही आपका ऑप्शन मिलेगा, जो भी ऑप्शन बेसिस मारिएगा, है ना। उसके एल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ बालक ईसा होता है। इसका जो है प्रत्येक 3 से 7 या 5 से 7 वर्ष के अंतराल में आता है। अब बताइए कौन सा प्रभाव नहीं है? तो भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है, ये बिल्कुल सही है ना। उसके या समुद्री जल के वाष्पन की अनियमितता उत्पन्न करती है, ये भी बिल्कुल सही आपका है ना। उसके बाद इसके कारण समुद्री मछलियां की संख्या कम होती है, एकदम बिल्कुल सही है। ये पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, कम नहीं करती है, ये बढ़ा देती है, ठीक है, ये बढ़ा देती है, बढ़ा देती है। और ये बढ़ाती है तो 3 से 4 डिग्री बढ़ाती है, 3 से 4 डिग्री बढ़ाती है। कितना? 3 से 4 डिग्री सी बढ़ा देती है ना। 3 से कितना डिग्री? 4 डिग्री बढ़ा देती है। तो इसका मतलब क्या है? कौन सही नहीं है?
तो ये प्रभाव नहीं है, आपका आंसर चला जाएगा क्या, 4 नंबर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है बताइएगा। दक्षिण सबसे पहले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून, इसके कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है ना, अधिकांश वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है ना, अधिकांश वर्षा होती है। ये लगभग जो है 80% वर्षा जो है इसी से होती है। और ये पहले, ये मानसून जो है ये पहले केरल राज्य में आता है। कौन सा राज्य में, केरल राज्य में है ना, केरल राज्य में। और बिहार में जो है, बिहार में ये मानसून, बिहार में ये आता है कम से कम 10 के बाद, 10-12 के बाद ही आता है। 10 से 12 जून के बाद आता है ना, जून के बाद आता है। उसके बाद ये वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, मानसून के कारण है ना, मेघालय में वर्षा, मेघालय है ना, मेघालय के मानसी राम, मानसी राम है ना, मानसी राम है ना, मानसी राम, मानसी राम, मानसी राम मेघालय, मानसी राम मेघालय में वर्षा ज्यादा होती है। ये कितना सेंटीमीटर होती है तो 1114 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मानसीराम मेघालय है ना, मानसीराम मेघालय में वर्षा आपका जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, 1114 सेंटीमीटर होता है। और ये जो है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून जो होता है इसको लौटती हुई मानसून कहते हैं। लौटती हुई मानसून है ना, लौटती हुई मानसून। इसमें जो है तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। किसमें, तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से हवा किस ओर आती है तो ये बताइए, समुद्र से किधर, भूमि की ओर आएगा। समुद्र से किधर जाएगा तो भूमि की ओर आएगा। तो बी नंबर आपका आंसर चला जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण समिति, हाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया में वृद्धि त्रिकोण स्मृति सम्मिलित है। इसमें कौन कौन सा दक्षिण पूर्वी में है तो ये आपका सिंगापुर होगा, मलेशिया हो जाएगा एवं इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलिएगा, उसके बाद मिलान करने वाला हैम्बर्ग, तो हैम्बर्ग क्या हो जाएगा, एल्वा, हैम्बर्ग हो जाएगा क्या चीज, एल्वा। उसके बाद आपका आ गया है ग्लासगो, ग्लासगो हो जाएगा क्लाइड हो जाएगा। तो 1 का 4, बी का 3, तो 1 का 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बचा 1 का 4, 1 का 4 बी और सी में है। बी में सी में है तो बी का आपका ग्लासगो क्लाइड हो जाएगा, तो बी 3 हो जाएगा। तो 1 का 4, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद ब्यूनस आयर हो जाएगा, ब्यूनस आयर हो गया लापलाटा, तब सी का 3 हो जाएगा। डी का रॉटरडम न्यूमास, तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चला जाइएगा, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए है ना, बेमेल को चुनना है। ये बेमेल को चुनना कि कौन सा जगह कहाँ नहीं है आपका है ना। तो ये जो है गोरीचन शिखर जो है अरुणाचल प्रदेश में है, एकदम बिल्कुल सही है। नीलगिरी की पहाड़ियां केरल में है, ये गलत है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। नंदा देवी उत्तराखंड सही है। खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में सही है। तो आपका कौन हो जाएगा, बेमेल, बेमेल आपका ये हो जाएगा। ये आपका केरल दिया गया है, ये तो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा किया था। भारत में उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया था। ये सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया था। किसके द्वारा, सांख्यिकी और कार्य नियंत्रण कार्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये बताइएगा। एक होता है उष्ण कटिबंधीय, ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, पर्णपाती वन।
इसके अंतर्गत आता है सखुआ, सखुआ हो जाएगा, बांस हो जाएगा, सखुआ हो गया, बांस हो जाएगा, खैर हो जाएगा, है ना, खैर हो जाएगा, सखुआ, बांस, खैर, खैर हो जाएगा, है ना। उसके बाद महुआ हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, सखुआ, बांस, खैर, महुआ, इसके अंदर आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत जो आएगा ये आपका महोगनी और रोजवुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, महोगनी और रोजवुड आ जाएगा, है ना, महोगनी और रोजवुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हमें अपने जल संसाधनों की संरक्षण और प्रबंधनों की आवश्यकता क्यों है। अब ये बताइए, हमें जो है जल और मनुष्य को जल की आवश्यकता क्यों है ना। यहाँ बोल रहा है कि हमें जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है हमें। अब ये बताइए, खुद को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए, बिल्कुल सही है ना, खुद को स्वास्थ्य संबंधी बताने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ये भी बहुत है, बहुत सारा अगर पानी अगर हो जाएगा फसल में तो भी आपका नुकसान ही देगा, इसको हो जाएगा। उसके बाद हमारे प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र के क्षरण को रोकने के लिए, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की औसत जनसंख्या संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। अब ये बताइएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की औसत जनसंख्या यानी संख्या संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है जनसंख्या घनत्व, है ना, जनसंख्या घनत्व किया जाता है ना, जनसंख्या घनत्व। अब ये बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, जनगणना के अनुसार है ना 324 व्यक्ति, है ना, ये थे वर्ग, और जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति वर्ग हुए। उसके बाद बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है, बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है ये हो जाएगा कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश का जो हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा 17 व्यक्ति, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर बोलेगा तो 1106 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। ऐसी जनसंख्या में अगर बोला जाए तो यूपी हो जाएगा आपका जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा, और सिक्किम आपका सबसे कम हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्यों उपेक्षित नहीं है। संवैधानिक लोकतंत्र जो है देश में क्यों उपेक्षित नहीं है, बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन के बारे में जो है आप लोग बताइएगा, है ना, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए आप लोग। इसमें इसको जो है संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्यों उपेक्षित नहीं है। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समान अधिकार है, बिल्कुल सही है ना। लोकतांत्रिक देश को ध्येय अपने नागरिकों को कल्याण करता है, एकदम बिल्कुल सही है। सरकार को चुनने अधिकार जनता को होता है, बिल्कुल सही है, जनता ही तो वोट देता है तो चुना जाता है ना। उसके बाद लोकतांत्रिक देश दूसरे देश से ज्यादा समझ करता नहीं, ये गलत आपका है ना, ये नहीं होगा, ये डी नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान के पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच में विकसित किया गया है। ये जो किया गया है सहयोगात्मक किया गया है। क्या किया गया है, सहयोगात्मक किया गया है। ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको चलना है लेके। उसके बाद बोल रहा है कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है, बताइए। नौकरशाही नहीं है, नौकरशाही बता रहा है, तो बताइएगा शक्ति का पदानुक्रम, बिल्कुल नौकरशाही है ना। नियम और विनिमय, ये भी नौकरशाही है। श्रम विभाजन, ये भी नौकरशाही है। स्वैच्छिक सदस्यता जो है ये नौकरशाही नहीं है, स्वैच्छिक सदस्यता नौकरशाही नहीं है। उसके बाद भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये बताइए कौन सा कथन सही है।
उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये तो सही है, अरे नहीं सही है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताते जिन्हें संविधान स्थापित करना आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल सही है। उसके उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां संविधान अपना प्राधिकार करता है, बिल्कुल सही। 1 2 3 क्या है, तीनों सही है ना। संविधान में जो है आप देखिएगा, संविधान में हमारे संविधान में जो है, संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। अब 5 प्रकार कौन है, तो विचार, ध्यान दीजिए, विचार, अभिव्यक्त, विचार विभक्त, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना, है ना, उपासना। अब 3 प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय है। कौन कौन, तो सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 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 है ना। और 2 प्रकार की समानता है, 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 प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर। सामाजिक आर्थिक राजनीति जो है ये रूसी क्रांति की देन है, किसकी है, रूसी क्रांति की देन है, रूसी क्रांति की देन है ना। और गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता ये सब आपका फ्रांसीसी क्रांति की देन है ना। तो सबसे पहले हम लोग आंसर आपका क्या जाएगा, 1 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है। अब ये बताइए, सत्ता में भागीदारी अगर लेना है तो इसका सही लाभ क्या हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी नहीं, अस्थिरता में आपसी लूट फूट में वृद्धि नहीं, विविधता में वृद्धि नहीं, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी, यही हो जाएगा सत्ता में सही लाभ क्या है ना। विभिन्न समुदायों के बीच क्या, टकराव में कमी, टकराव में अगर कमी कीजिएगा तभी आपको सत्ता में जो है सो आपका लाभ हो जाएगा। उसके नेक्स्ट है, कौन सा लोकतंत्र के परिणाम का एक उदाहरण है जो जवाबदेह सरकार का निर्माण करता है। अब ये बताइए कौन सा है, इसको आप बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के परिणाम को एक उदाहरण है जो जवाबदेह सरकार का निर्माण करता है, इसको बताइए आप लोग, है ना। इसमें आप बताइएगा, आप लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसमें बताइएगा, ये जो है लोगों द्वारा चुने गए शासकों के लिए खुला, ये तो नहीं है। आर्थिक असमानता को कम करने में खुलापन नहीं है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में खुला नहीं है। तो होगा कौन जी, प्रमुख नीतियों और कानून पर सार्वजनिक बहस के लिए खुला, ये आपका क्या जाएगा आंसर, एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज की संकल्पना संविधान की किस भाग से है। अब ये बताइए, भाग 1 में क्या है, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र, है ना। भाग 1 में हो जाएगा संघ राज्य एवं क्षेत्र हो जाएगा, है ना। उसके भाग 2 में क्या हो जाएगा, इसमें जो है भाग 2 में क्या हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा। भाग 2 में क्या हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा, है ना। भाग 3 में क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में आपका क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक, है ना, तत्व। ये जो है 36 से 51 अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकार 12 से 35 में है भाग 3। भाग 2 5 से 11 अनुच्छेद है। भाग 1 से 4 है ना, भाग 1 से 4 अनुच्छेद में हो जाएगा, है ना। तो आंसर आपका क्या जाएगा यहाँ, कल्याणकारी, तो डी नंबर हो जाएगा, है ना, डी नंबर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं लेता है। कौन भाग नहीं लेता है, इसमें बताना है, कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, बताइए इसको। संसद के किसी भी सदन के सामने मनोनीत सदस्य, ये तो भाग लेता है जी। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, ये तो भाग लेता है जी। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं। दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित नहीं। तो आपका कौन, 3 और 4 कहाँ है,
तो यहां पर आपका हो जाएगा आंसर 1 नंबर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमदान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का क्षमदान की शक्ति का जो सिद्धांत है नहीं है, बताइएगा, इसमें बताइएगा आप लोग, है ना, कौन सा नहीं है? तो ये जो आपका इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, एकदम बिल्कुल सही, ये तो सही है। उसके बाद राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने आदेशों के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही, मौखिक मतलब बोलने का नहीं है। सर मैं राजस्थान से जोधपुर जिले के लोड़वट से हूँ, सर मैं पंकज लोबोट से, है ना, बोलिए क्या चाल हाल चाल है बताइए, है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए, 10 से 12 में जुड़े रहिए, है ना। वो आपका आंसर ये चला जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, बिल्कुल सही है दुर्गा लोबट। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, जवाब देते चलिएगा, इसको बताइए आप लोग, इसको बताते चलिए आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? अच्छा ये बताइए, अनुच्छेद अगर नहीं याद रहेगा तो बनेगा आपसे पॉलिटी। पॉलिटी अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अनुच्छेद आपका भाग, अनुसूची, स्रोत, संशोधन, ये सब अगर कहीं याद हो गया तो पॉलिटी में आप कहीं भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप जवाब दीजिए, यहाँ पे जवाब भी देते चलिए कि कौन सा क्या, किस क्वेश्चन का क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? 157 जो है, ध्यान दीजिए, 157 जो आपका है, पहले हम चलते हैं कि राज्य की कार्य की शक्ति 154 में हो जाएगा, है ना। कितना अनुच्छेद? 154 अनुच्छेद में हो जाएगा। उसके राज्यपाल की नियुक्ति जो हो जाएगा ये 155 में हो जाएगा, 155 अनुच्छेद में हो जाएगा। राज्यपाल के पद की अवधि जो हो जाएगा 156 में अनुच्छेद में हो जाएगा, है ना, अनुच्छेद में हो जाएगा। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता जो हो जाएगा क्या? 157 हो जाएगा, ये आपका 157 अनुच्छेद में हो जाएगा, है ना, 157 अनुच्छेद में हो जाएगा। समझ गए आप लोग, है ना। चलिए उसके आपका आंसर क्या जाएगा जी? ये अच्छा जाएगा, राज्यपाल के नियुक्ति के लिए योग्यता हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, सूची मिलाने के लिए दिया गया। इस सूची तो आप मिला सकते हैं इसको, सर सी होगा, है ना, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसको बताइए आप लोग जो है, सबसे पहले जो है भारतीय संघ, तो भारतीय संघ क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नहीं होगा, संघ प्रधानमंत्री हो जाएगा। उसके बाद राज्य, तो राज्य में क्या हो जाएगा जी? अब देखिए राज्य में क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, है ना। तो एक का एक हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, है ना। एक, अब ये बताइए, एक कट गया, यह कट गया आपका, ए भी तो खत्म हो गया। अब एक का एक, एक का एक, एक का सी और डी आ रहा है ना, सी और डी आ रहा है, सी का 2 आ गया है, सी का 2 आ गया है। अभी भी यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है। अब चलते हैं हम लोग नगर निगम। नगर निगम जो होता है मेयर होता है ना, मेयर होता है। डी का आपका 3 हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका मिस्टेक किया हुआ, यहां पर आपका 3 होगा, यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, यहां पर आपका टाइपिंग मिस है, यहां पे आपका 3 हो जाएगा, तब आपका नगर निगम क्या हो जाएगा? मेयर हो जाएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत क्या होगा? सरपंच हो जाएगा, नहीं होगा ग्राम पंचायत सरपंच, तो आपका 4 का क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 4 का बी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। आपका आंसर क्या किया जाएगा? सी नंबर चला जाएगा आपका आंसर, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलेंगे, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार, आप ये बताइएगा गैर बाजार क्या है? गैर बाजार निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का? गैर बाजार मतलब अच्छा ये बताइए, नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है ना, सिलती है, ये भी सही है। काजू एक दुकानदार है और वह किराने के सामान बेचता है, बिल्कुल सही है। मोहन एक कृषक है, वह फसल बेचता है ना। किसान अगर रहिएगा तो आप खेती कीजिएगा। सर आप कहाँ से हो? मैं तो पटना से हूँ, है ना, पटना से हूँ। उसके बाद जो है, राम के पास एक गाय है और उसका दूध स्वयं उपभोग करते हैं, स्वयं उपभोग करते हैं। ये आपका जो है सुधारण सही आंसर चला जाएगा, है ना। जवाब देते चलिए आप लोग, है ना, जवाब देते चलिए, है ना। क्वेश्चन को जवाब दीजिए, बताइए इसको क्या हो जाएगा? पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। ये बनाते क्या संबंध होता है? ऋणात्मक होता है कि अप्रत्यक्ष होता है कि अनुपातिक होता है कि धनात्मक होता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत
उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है? बताइए, बाह्य प्रवाह नहीं है। बाह्य प्रवाह विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना, ये तो है ही है आपका, देश विदेश में आयात निर्यात करना, है ना। विदेशों के परिसंपत्तियों को खरीदना, बिल्कुल सही है। ऋण का भुगतान करना, है ना, ऋण का भुगतान करना है। विदेशों से ऋण प्राप्ति करना, ये आपका जो है सो प्रवाह नहीं है। विदेशों से ऋण प्राप्ति करना ये आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोच मांग। लोच मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या हो जाता है? इसमें कुल आगम की कमी हो जाती है। इसमें जो है कुल आगम की कमी होती है कहीं कुल आगम? हाँ, इसमें कुल आगम घट जाता है, बिल्कुल सही है। घट जाना या कमी होना, है ना, घट जाना या कमी होना। आंसर क्या जाएगा आपका? बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमत के समान स्तर में लगातार वृद्धि हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मांग जन्य मुद्रास्फीति, है ना, मांग जन्य मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये की मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है? बताइए आप, है ना, गिरावट हो जाएगा तो इसको क्या बताइए? आप ही लोग बताइए, इसको कमेंट में बताइएगा, जल्दी कमेंट में बताइए। चलिए इसको बताइएगा, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? ये जो कहा जाएगा, गिरावट जब हो जाएगा तो ये मूल्य का क्या हो जाएगा? ये ह्रास हो जाएगा, है ना। मूल्य का क्या हो जाएगा? तो ये ह्रास हो जाएगा, मूल्य का ये ह्रास हो जाएगा। गिरावट जब होगा तब क्या हो जाएगा? मूल्य का ये ह्रास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हो, तब सरकार का व्यय क्या हो जाएगा? ये बताइए आप। जब बराबर हो जाएगा तो सरकार का व्यय क्या हो जाएगा, है ना, सरकार का व्यय क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कहता है एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या हो जाएगा? सरकार की आय के बराबर होगा। क्या होगा? सरकार की आय के बराबर हो जाएगा, ये है ना, सरकार की आय के बराबर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो है, माई फादर इज टू इंजीनियर, माई फादर इज टू एन इंजीनियर, ये क्या होगा? इंजीनियर रहे या ईमानदार रहे, इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा? एंड का प्रयोग हो जाएगा, है ना। देख लीजिएगा, अंग्रेजी वाले सर बताएंगे आपको लोग का, ऐसे तो हम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बेडरूम, है ना, ये सब अंग्रेजी चीज है, चांदी शब्द हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन को गलत बताइए। अब ये कथन जो गलत है, मध्यकाल में भारत के सभी गुलाम समान थे, है ना, कथन गलत बताना है। उसके बाद मध्यकाल में भारत के जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों के थे, नहीं, महिलाओं का भी था, इसमें महिलाओं का भी भागीदारी था, है ना, महिलाओं का भी था, महिलाओं का था, है ना। गलत है, तो ये तो सही आपका है, ये भी सही आपका है ना। तो क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से क्या होगा? एक से अधिक चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, 3 अंकों की संख्या हो जाएगा, मैथ आपका आ गया है। आ जाइए यहां से, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, है ना, विंस्टन चर्चिल जो है 11 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किस मिशन की घोषणा किया था, है ना। सबसे पहले समझिएगा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, है ना, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये से 3 कैबिनेट थे इसमें, है ना। आपका कौन कौन था इसमें? जो है दिया गया है स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, है ना। उसके बाद ये जो थे, ये क्रिप्स मिशन, है ना, क्रिप्स मिशन 1942 में, मार्च 1942 में तो किया गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सर्वप्रथम 1946 में
शीत युद्ध, ध्यान दीजिएगा 1946 में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया था, बताइएगा इसमें किसने किया था। ये जो किया था ये आपका बर्नार्ड बारुच ने किया था, है ना, बर्नार्ड बारुच ने किया था। कौन किया था, बर्नार्ड बारुच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मिलान कूटों में कीजिए। अब ये बताइए कोशी माइट्रोकोन्ड्रिया, इसी का नाम है सूत्रकणिका, सूत्रकणिका, इसी का नाम क्या है, सूत्रकणिका हो जाएगा। माइट्रोकोन्ड्रिया दोहरी झिल्ली हो जाएगा, है ना, माइट्रोकोन्ड्रिया क्या हो जाएगा, दोहरी झिल्ली हो जाएगा। लाइक एंड शेयर करो, है ना। चलिए उसके बाद जो है माइट्रोकोन्ड्रिया आपका दोहरी झिल्ली हो जाएगा, है ना। राइबोसोम झिल्ली वहीन है, तो आप समझ गए होंगे कि 1 का 3, आप देखिए कहां पर 1 का 3, ये 1 नंबर खत्म और डी नंबर भी खत्म हो गया, 1 का 3, अब 1 सी में भी 3 है। उसके बाद राइबोसोम आपका झिल्ली वहीन है, तो बी का आपका 3 ये हो जाएगा। और उसके लाइसोसोम क्या एकल झिल्ली है, तो 3 नंबर हो जाएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या चला गया, तो ऑप्शन नंबर 2 चला गया आपका, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि श्वसन तंत्र में दिए गए चरणों को मानव शरीर में होने वाला, अब ये बताइएगा मनुष्य जब शोषण करता है, मनुष्य जब शोषण करता है तो कितना % नाइट्रोजन लेता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम एक बात सोचिएगा, मनुष्य शोषण, है ना, मनुष्य शोषण, है ना, शोषण शोषण करता है ना। और शोषण एक प्रकार का जो है मंद दहन है, शोषण एक प्रकार का क्या है, शोषण मंद दहन है, मंद दहन है ना। शोषण जो है मंद दहन है, एक प्रकार का है। शोषण जब लेता है तो नाइट्रोजन जो है कितना है वायुमंडल में, 78%, नाइट्रोजन 78, और O2 कितना है 21%, है ना, O2, और CO2 कितना है 0.03%, यही ना है। तो इतना % जो है हम लोग शोषण करते हैं, तो इतना % सारा हम लोग शोषण करते हैं, ठीक है, लेकिन छोड़ते हैं कितना, ये ध्यान दीजिएगा, छोड़ते हैं कितना, छोड़ता जो है नाइट्रोजन जो है 78 के 78 छोड़ देता है। कार्बन O2 ऑक्सीजन जो है O2 ये 17% छोड़ते हैं हम लोग, और CO2 जो है ये 4% हम लोग छोड़ते हैं, है ना। ये हो गया आपका मनुष्य का छोड़ने का रूल, और ये हो गया मनुष्य का लेने का थी, है ना, लेने का हो गया है। तो मनुष्य जब शोषण लेता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपका 21%, और उसके बाद CO2 0.02, जितना वायुमंडल में सारा लेता है ना, सारा लेता है। और हम लोग छोड़ते हैं 78% आपका नाइट्रोजन, O2 आपका 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या 4%। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये आपका अम्लीय हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसलिए अम्लीय हो जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक जो स्प्राइट जो पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, जो भी हो, मिरिंडा है, फ्रूटी हो, जो भी पीते हैं, तो वहां पर जो है CO2 रहता है। तो ध्यान दीजिएगा CO2 जब H2O से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, CO2 जब H2O से जब रिएक्शन करेगा तो H2CO3 बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। अब इसी का नाम जो है कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, है ना, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। तो आपसे पूछा जाए कि शीतल पेय पदार्थ में कौन सा गैस भरा जाता है, तो क्या मारिएगा, तो CO2 मारिएगा। शीतल पेय पदार्थ में कौन सा गैस भरा जाता है, तो CO2। बोला जाए कि शीतल पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या मारेंगे, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3। अगर बोला जाए कुरकुरे, है ना, कुरकुरे जो हम लोग खाते हैं, कुरकुरे, है ना, चिप्स, कुरकुरे चिप्स, इसमें कौन सा गैस भरा रहता है, इसमें जो गैस रहता है नाइट्रोजन रहता है ना, नाइट्रोजन रहता है, इसमें जो गैस रहता है नाइट्रोजन रहता है। उसको मुलायम होने से बचाने के लिए और खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो CO2 जब जल से रिएक्शन कराएगा H2CO3 बनाएगा, इस कार्बोनिक एसिड बोला जाता है इसको, है ना। और CO2 जो है अम्लीय गैस है ना, CO2 जो है आपका क्या है, अम्लीय गैस हो जाएगा। रोटी फूटने पर जो है CO2 गैस निकलता है, ध्यान दीजिएगा, रोटी फूटने पर जो है, रोटी जो हम लोग बनाते हैं, रोटी फूटने पर CO2 गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है, क्या आता है, CO2 गैस निकलता है ना, CO2 गैस निकलता है। CO2 जो है चूना को पानी में डालने पर, है ना, चूना को पानी में डालने पर CO2 गैस निकलता है, और CO2 गैस के कारण ही दुधिया रंग हो जाता है। चूना को पानी में डालेंगे तो दुधिया रंग हो जाएगा, किस गैस के कारण, तो आपका हो जाएगा CO2 के कारण। अगर इनो को हम पानी में डालते हैं तो उसमें CO2 गैस रहता है। CO2 के कारण जो है, जहां बुलबुला आपका दिया तो जान जाइए कि आप CO2 का ही प्रयोग वहां पर है,
है ना। तो CO2, अब क्वेश्चन तो ये है नहीं, क्वेश्चन आपका यहाँ है कि श्वसन तंत्र में दिए गए चरणों के मानव शरीर में होने वाले क्रम को संबंधित व्याख्या कीजिए। अब ये पहला सांस लेना या फुफ्फुसीय वेंटिलेशन, बिल्कुल सही है, पहला हो जाएगा। एल्वियर झिल्ली में प्रसार, ये भी सही हो जाएगा। पहला दूसरा मिलाइए, पहला दूसरा हो जाएगा। पहला दूसरा यहाँ भी है, पहला दूसरा यहाँ भी है, इसी नंबर कट गया आपका। अभी 3 को बचा हुआ है। उसके बाद रक्त द्वारा गैसों का परिवहन, तीसरा भी सही हो जाएगा। 1 2 3 ये हो गया काम से, ये भी अभी सही चल रहा है। उसके बाद हो जाएगा वायु कोशिकीय झिल्ली के O2 और CO2 में रक्त का ऊतकों के बीच विसरण, 1 2 3 5 है ना, 1 2 3 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कोशिकाओं द्वारा O2 का श्वसन तंत्र में हो जाएगा 5। आपका आंसर कहाँ जाएगा, आपका B नंबर चला जाएगा आंसर। क्या जाएगा, B नंबर आपका आंसर चला जाएगा, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ओम का नियम, ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम के अनुसार निम्न में से क्या होता है। अब ये बताइए, सबसे पहले ओम का नियम, ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम है ना, ओम का नियम ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला आता है V समानुपाती I या V बराबर IR, है ना। V आपका हो गया वोल्टेज, है ना, वोल्टेज, I हो गया आपका धारा हो गया, R हो गया आपका प्रतिरोध हो गया, है, R हो गया आपका क्या, प्रतिरोध हो जाएगा। ये बताइएगा, अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा, है ना, तो लोड आपका क्या होगा, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो लोड भी आपका बढ़ जाएगा, है ना। वोल्टेज घटेगा तो लोड भी आपका घटेगा। जैसे देखते हैं कि वोल्टेज अगर कम है तो जो है सो मोटर नहीं चलता है, ना मशीन चलता है। जैसे वोल्टेज आया, सारा सब दाना स्टार्ट कर देता है आपको, है ना। तो वोल्टेज जैसे आएगा तो लोड बढ़ जाता है, मशीन चालू हो गया, चक्की चालू हो गया, हर चीज, पानी वाला टंकी चालू कर दिया, तुरंत लोड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ओम के नियम, जो ओम का नियम का पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहता है ना। ध्यान दीजिएगा, जो ओम का नियम पालन करता है, ओम का नियम पालन करता है, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है, ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है ना। जैसे कैसे, क्या होगा, एग्जाम्पल मैग्नीज का तार, एग्जाम्पल दीजिएगा, मैग्नीज का तार, कॉपर का तार, एल्युमिनियम का तार, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का तार, है ना, एल्युमिनियम का तार हो जाएगा। ये सब जो है ओम का नियम का पालन करता है। क्या करता है, ओम का नियम का पालन करता है। तो अगर बताइए कि ओम का नियम कौन पालन नहीं करता है, तो ओम का नियम जो पालन करता है, नहीं करता है, ये आपका करता है डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, है ना। तो ये करेगा आपका चाइल्ड लैंगमुर का नियम, चाइल्ड लैंगमुर का नियम पालन करता है, चाइल्ड लैंगमुर का नियम पालन करता है, चाइल्ड लैंगमुर का नियम पालन करता है। क्या करता है, चाइल्ड लैंगमुर का नियम का पालन करता है ना, चाइल्ड लैंगमुर का नियम करता है, चाइल्ड लैंगमुर का नियम का पालन करता है। तो सबसे पहले बोल रहा है ओम के नियम के नियमानुसार कौन सा होता है, तो ओम के नियम के नियत ताप पर भी समानुपाती क्या, I या V बराबर क्या, IR। आंसर क्या जाएगा, ए नंबर चला जाएगा आंसर आपका, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सबसे पहली सदिश राशि है। ये जो है क्या है, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सदिश राशि हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। आप विचार कीजिए, कथन जो है चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित समर्थ रेखाओं के निकट की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है, एकदम बिल्कुल सही है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में केवल परिणाम होते हैं और कोई दिशा नहीं होती। अच्छा ये बताइए, जब चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो सदिश राशि किसे कहा जाता है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि जिनमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है, सदिश कहलाता है ना, कहलाता है। जिनमें केवल परिणाम हो वो अदिश राशि कहलाता है। तो यहां बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में केवल परिणाम होते हैं और कोई दिशा नहीं होता है। तो ये बताइए, ये गलत है या नहीं है, तो गलत है आपका, है ना। अगर दिशा रहता तो दोनों सही हो जाता, है ना। तो इसमें क्या है, केवल परिणाम है।
तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही है, एक नंबर सही, एक नंबर कहाँ है, ए नंबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर, सही बात, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर आप देखिएगा कि ब्लड प्रेशर जो होता है SYD होता है, मतलब सिस्टोलिक, सिस्टोलिक वाई डायस्टोलिक, डायस्टोलिक है ना, डायस्टोलिक, इसका मतलब होता है 120 बटा क्या 80 होता है, सिस्टोलिक वाई डायस्टोलिक। एक्स वाला विवेक कुमार यूट्यूब से, हेलो सर जी, कैसे हैं आप लोग बताइए, है ना, जुड़िए आप लोग, क्वेश्चन को जवाब दीजिए आप लोग, है ना। चलिए, उसके सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक जो है प्रेशर, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है ना। 120/80 जो होता है मनुष्य का रक्तचाप, ये होता है ब्लड प्रेशर, इस सामान्य नॉर्मल रेंज होता है 120/80 होता है। तो ये जो है ब्लड प्रेशर जो है सोने वक्त में जो है, ध्यान दीजिएगा, सोने वक्त में, सोते समय ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर 5% कम जाता है, 5% कम जाता है सोते समय, है ना। अगर है ना 4200 मीटर की ऊंचाई पर अगर रहेगा वो व्यक्ति, तो 30% की वृद्धि हो जाता है उसमें RBC की मात्रा में, है ना। अगर 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहने से 30% की वृद्धि हो जाती है, RBC में। ये बताइए सिस्टोली बाय क्या होगा, डायस्टोली हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ए नंबर चला जाएगा आपका, है ना, सिस्टोली बाय डायस्टोली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस संगठन ने भारत का पहला निजी उपग्रह प्रक्षेपित किया था, कौन संगठन, तो फिक्सेल किया था, कौन संगठन किया, फिक्सेल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार 2025 में विजेता कौन रहा था, मासाकी काशीवारा, कौन रहा था, मासाकी काशीवारा रहा था, मासाकी काशीवारा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और कौन सा देश संस्कृत पर्यटन और AI 26 को दोहरे वर्ष के रूप में घोषित किया था, कौन सा देश किया था, बताइए आप लोग। तो ये जो किया था कौन, स्पेन किया था, स्पेन किया था। ये सब सारा करंट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंबई नौसेना डॉकयार्ड से कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावतरण किया था, ये किया था INS सूरत किया था, INS नीलगिरी किया था, INS वागसीर किया था, ये तीनों किया था आपका, है ना। यहाँ ऑप्शन गलती है, यहाँ एक से अधिक होगा, एक से अधिक हो जाएगा, ये आपका एक से अधिक आंसर जाएगा, ये D नंबर आपका, है ना, इसको सुधार लीजिएगा, ये तीनों जगह किया था, तो ये एक से अधिक आंसर चला जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो सबसे पहले जो है पहला रैंक कौन है, पहला रैंक जो है, पहला रैंक किसका है, ये देखिए, भारत तो छोड़िए ना, पहला रैंक जो है इसका फिनलैंड का हो जाएगा, पहला रैंक क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। भारत का रैंक जो है 118वां है, भारत का रैंक जो है आपका क्या है 118वां हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पर है, तो ये कितना स्थान पर, तो ये 88वां स्थान पर है, क्या है 88वां स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म IRCTC का फुल क्या होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, ये 25वीं नवरत्न कंपनी है, 25वीं नवरत्न कंपनी है, क्या है IRCTC जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म जो है ये 25वीं नवरत्न कंपनी है ना, कितना है 25वीं नवरत्न कंपनी ये है। ये भारतीय उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है ना, ये आपका क्या है नवरत्न है, IRCTC क्या है, ये नवरत्न है ना, नवरत्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके थे, कितना बार रहा था, 3 बार रह चुका था, झारखंड के मुख्यमंत्री कितना बार रहा था, 3 बार रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो सबको मालूम होगा बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 94,100 कितना 63, 94,163 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का वितरण दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान गैस गतिज ऊर्जा तापमान संबंध द्वारा दिए गए ग्राफ में डैश होता है ना। तो ये जो आपका होता है
ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल में स्थिर रहना चाहिए। एकदम बिल्कुल सही आपका है ना, यही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जानू प्रतिपक्ष प्रतिबंधन नी जर्क रिफ्लेक्स से संबंधित नहीं है? बताइएगा ये किससे संबंधित नहीं है ना, इसको बताइएगा। कौन जान प्रतिक्षेपण प्रतिबंध जो है नी जर्क रिफ्लेक्स से संबंधित नहीं है? ये आपका मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, पेशी तुर्क से ही है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका से ही है, अंतर तंत्रिका कोना इंटरकोनोन से ही है, आपका सारा ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमोसिन उत्तरदायी होता है। थाइमोसिन बताइएगा। सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं आपको कि रक्त, देखिए रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ना, इसको बोलते हैं डायबिटीज, इसको बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह बोला जाता है। अब मधुमेह दिवस जो बनाया जाता है, मधुमेह दिवस ये आपको मनाया जाता है कब? 14 नवंबर। आज 14 नवंबर को बाल दिवस ही मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस ही मनाया जाता है ना। रुधिर में कैल्शियम स्तर बढ़ना क्या कहलाता है? रुधिर में कैल्शियम स्तर बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपर कैल्शियमिया है ना। हाइपर कैल्शियमिया क्या कहलाता है? हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर कैल्शियमिया है ना। तो थाइमोसिन उत्तरदायी क्या है? टी लसीकाणु के अधीन उत्पादन के लिए। सी नंबर आपका आंसर चला जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत है ना। हाइजेनबर्ग क्या कहता? रोशन कुमार एस्टेट में सर पर क्वेश्चन 61 रुपये कट रहा है। अभी हम 7 क्वेश्चन करवाए तो 61 गुना 7 427 लग गया है। मेरे पास प्रूफ है सर, मेरा 2 नंबर कम है। तो चैलेंज कीजिए रोशन जी है ना। चैलेंज उसको कीजिए, जो गलती है उसको प्रूफ दीजिए, एनसीईआरटी से आप अति करके और उसको बताइए क्या है नहीं है ना। उसको मेल उसको जहाँ जो होता है साइट पर जाकर उसको चैलेंज कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, नंबर तो बढ़ ही जाएगा है ना। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था तो 1 का 4 कहाँ जी? 1 का 4 आपका यहाँ डी नंबर में है, कहीं है ये नहीं है, डी नंबर आपका आंसर चला जाएगा। हाइजेनबर्ग। आइंस्टीन क्या किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। न्यूटन क्या किया था? गति के नियम, बिल्कुल सही है। केपलर क्या किया? ग्रह के गति के नियम, बिल्कुल सही है, आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पदार्थ ए बिलियन ए थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ हो जाता है, यह बिलियन क्या कहलाता है? अब ये बताइएगा, एक विलय होता है, एक विलायक होता है, विलय और विलायक। अब ये बताइए सार्वत्रिक विलायक कौन है? सार्वत्रिक विलायक जो है ये आपका क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। सार्वत्रिक विलायक क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। विलय जैसे चीनी और पानी, ध्यान दीजिएगा, चीनी और पानी, तो ये चीनी हो जाएगा विलय है ना, और पानी हो जाएगा क्या? विलायक। पानी क्या हो जाएगा? तो विलायक हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? पानी विलायक हो जाएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका अति संतृप्त हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही है वे किस अवस्था में हो सकती है? जब विभाजित जब नहीं होगा तो कौन सा अवस्था में हो सकता है? 0 हो जाएगा है ना, सी नंबर चल जाएगा आपका। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरुविक अम्ल और ग्लाइकोलाइसिस मुख्य रूप से उत्पाद में जिसके बहुत सी अपचयी परिणाम है, वायु जीव परिस्थितियों में यह क्या निर्मित करता है ना, ये क्या निर्मित करेगा? तो एसिटिल CoA प्लस CO2 करेगा आपका है ना। सी नंबर आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? अब ये बताइएगा व्युत्पन्न मात्रक कौन है? तो आवृत्ति आपका है ही है, गुरुत्वाकर्षण है ही है, पलंग निस्तांग है ही है, विद्युत धारा नहीं है। विद्युत धारा जो है आपका ये मूल मात्रक है ना। विद्युत धारा जो है ये मूल मात्रक हो जाएगा है ना, विद्युत धारा मूल मात्रक हो जाएगा। और इसका विद्युत धारा का एम्पियर होता है, SI मात्रा है एम्पियर, ये एम्पियर होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या? विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर, ये अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि हो जाए। पलांग नियतांक का जो मान होता है 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड होता है ना। गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G जो मान होता है, G बराबर है ना G का 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर
स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है ना। कैपिटल जी का मान ज्ञात था 1788 में किया था, ये केवेंडिश ने ज्ञात किया, केवेंडिश ने ज्ञात किया था। और ये अदिश राशि है, ये क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये सभी जगह समान होता है, सभी जगह इसका मान, सभी जगह इसका मान क्या होता है, समान होता है ना, समान होता है, बिल्कुल सही है। F बराबर फार्मूला होता है Gm1m2 बटे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर है ना। उसके बाद चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यहां देखिएगा एक क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। वेग परिवर्तन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं, है ना। वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, है ना। उसके बाद यहां बोल रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर होता है, तो बराबर क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन दर के क्या होता है, बराबर होता है। आवेग का तो आपका मात्रा हो जाए न्यूटन सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड का बल गुना क्या होता है, समय अंतराल होता है, आवेग का समय अंतराल हो जाएगा, है ना। संवेग परिवर्तन, संवेग का तो आप जानिए रहते हैं P बराबर m/v भी होता है, P बराबर m/, क्या होता है, वेग द्रव्यमान गुना वेग को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, यानी kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड इसका मात्रा हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ऑक्सीजन 16 ग्राम अणुओं की संख्या उतना ही होती है जितने की कितने के बराबर होता है, ये बताइए, ये क्वेश्चन बता रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम के अणुओं की संख्या उतना ही होती है जितने की इसके बराबर होता है। अब ये बताइएगा, ऑक्सीजन माने O2, ये परमाणु संख्या इसके कितना है, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है, और 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो जाएगा, है ना। तो 32 जब हो जाएगा तो क्या ऑक्सीजन के 16 ग्राम अणु, तो 16 बटा क्या हो जाएगा, 32, यानी 1/2, है ना। किसके बराबर होगा, अब देखिए नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन का 7 होगा, इसका 14 होगा, तो 7 बटा क्या हो जाएगा, 14, 7 दूनी 4, 14, तो इसी के बराबर ना हो जाए, नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले जो है पौधा को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता CO2 जल, प्रकाश, है ना, ये होना चाहिए, अब जरूरी है ना। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, केवल दिन में होता है, है ना, केवल दिन में होता है, रात्रि में नहीं होता है ना। दोपहर में देखते होंगे पौधा जो है गिर जाता है, मतलब 12-1-2 बजता है तो पौधा गिर जाता है, अधिक टेम्परेचर होने के कारण जो है वो भोजन नहीं बना पाता है, इसी की वजह से जो है दोपहर में मुरझा जाता है, खीरा ककड़ी कद्दू जितना भी आपका लत जो रहता है सारा जो है सो आपका गिर जाता है, तो उसमें जो है भोजन नहीं बना पाता है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर घटता है उसके बाद पौधा अपना आउटपुट के तैयार होता है, खाना बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो है सो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले ये बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया दौरान निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है, ये बताइए किनका निर्माण हो जाएगा। तो ATP का होगा, हाइड्रोजन दाता हो जाएगा, और O2 को हो जाएगा, सही तो है। किसका किस निर्माण होता है, ATP हो जाएगा, हाइड्रोजन जलने से क्या प्राप्त होता है, तो जल प्राप्त हो जाता है ना। तो यही आंसर आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए, आप बताइए कौन सा सही कथन है, इसको सही करना, बताइए आप लोग, इसको बताइएगा, है ना, आप लोग बताइए इसको।
चलिए इसको बताइएगा आप लोग, जल्द से जल्द बताइएगा, है ना। सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन का चयन करना है ना, सही कथन का चयन करना है। इसको बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट का निर्माण होता है? नहीं। किण्वन में ग्लूकोज का पूरा विघटन होता है? नहीं। हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन की ऑक्सीजन अत्यावश्यक होता है? बताइए इसको, है ना। ये भी नहीं हो जाएगा। हाइड्रोजन को निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है? बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या जाएगा? सी नंबर आपका आंसर जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि एक दौड़ता हुआ बालक एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है ना, क्या संरक्षित रहेगा? तो ये जो आपका है कोणीय वेग जो है संरक्षित रहेगा। एल बराबर होता है आई ओमेगा, एल बराबर क्या होगा? आई ओमेगा। तो ये जो है कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगा एम जी एच, क्या होगा? एम जी एच, है ना, एम जी एच। और दोनों जो है अदिश राशि है, दोनों क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। दोनों क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा? कोणीय संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान कीजिए, मिलान कीजिए कॉलम 1 का। भोजन के जैव दीर्घ अणु, तो भोजन जो जैव दीर्घ अणु है ये सरल पदार्थ में बदल देता है ना। 1 का 4, अब देखिए 1 का 4 कहाँ है? 1 का 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो आपका आंसर तो ऐसे ही पकड़ा गया जी, ये तो ऐसे ही पकड़ा गया है। सुबोध कुमार, गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल सही। कैसे आप लोग हैं बताइए, है ना। चलिए बताइएगा, भोजन के जैव दीर्घ अणु में जो होता है ये सरल पदार्थों की में बदल जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र क्या करता है? आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां हैं, एकदम बिल्कुल सही आपका आंसर है, ये हो जाएगा। अमाशय भीति, अमाशय भीति जो हो जाएगा जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, सही है ना। उसके बाद आपका जो है बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, 1 4 B1 C D 2 E3, है ना, ये हो जाएगा। उसके नियम है शोषण प्रक्रिया के नियमन परिस्थिति के कुछ विशिष्ट केंद्रों में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र उद्दीपित होने का अंतः शोषण की अवधि को कर सकता है? कौन सा कर सकता है? मेडुलरी अंतः शोषण केंद्र, श्वास अनुचलनी केंद्र, एंटीस्यूटी केंद्र, एसुसेबंदी केंद्र, श्वास अनुचलन केंद्र और मेडुलरी अंतः शोषण केंद्र। बताइएगा इसको आप लोग, जल्दी बताइएगा। है ना, तो इसका जो बताइए आप लोग जल्दी, बढ़िया क्वेश्चन। शोषण प्रक्रिया के नियमन को मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्ट केंद्रों से होता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उद्दीपित होने पर अंतः शोषण की अवधि को कम कर सकता है? ये श्वास अनुचलन, है ना, श्वास अनुचलनी केंद्र होता है, बी नंबर आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है? ये बताइए आप, किसी वस्तु का ताप क्या होता है? समय के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही है। समय के साथ घटता है, बिल्कुल सही है। समय के साथ नहीं बदलता तथा वस्तु के प्रति बिंदु पर समान होता है ना। अस्थायी अवस्था समय के साथ नहीं बदलता लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है, एकदम बिल्कुल राइट सही आपका है, ये आंसर दी चला जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डम्पू नृत्य, डम्पू नृत्य जो है, डम्पू नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? ये बताइए आप लोग, है ना। डम्पू नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? डम्पू नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइएगा आप लोग, है ना। डम्पू नृत्य ये जो है आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आइए माला एवं मदिका के द्वारा मनाया जाता है, मदिका, माला एवं मदिका के द्वारा जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा भारत का बौद्ध वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है? कौन नहीं है? तो पातालेश्वर गुफाएं, ये आपका चमत्कार नहीं है। सांची स्तूप है, अजंता गुफाएं, भरत स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देखिएगा इसी का नाम चेंज करके किया मेजर
ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पुरस्कार इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है, 25 लाख रुपया दिया जाता है ना, 25 लाख रुपया दिया था। मैं जाना ये जो किया था 6 अगस्त 2021 को किया था, और ये 2213 दरोगा, 2213 बिहार दरोगा में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना, दरोगा में पूछा है, ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा है ये क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट ये क्वेश्चन पूछा गया करंट आपका। उसके बाद आपका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है, पूछेगा एकदम फुल फॉर्म जो है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है आईडीएन तो इनपुट डिजिटल नेटवर्क क्या है, इनपुट डिजिटल क्या है, नेटवर्क हो जाएगा, इनपुट डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार की प्रिंटर है, डेजिल व्हील प्रिंटर किस प्रकार की प्रिंटर है, आप बताइए इसको है ना। तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर क्या है, आउटपुट है कि इनपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट है ना, नीचे अंदर से बाहर फेंकता है। बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं है ना, किस राजा भोज के कहां से मिले हैं, तो ये मिला आपका कहां से, तो पटना से मिला है ना, पटना से मिला है, पटना से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पटना कलम का संरक्षण करता थे, तो ये पटना कलम के संरक्षण करता थे विलियम टेलर, विलियम टेलर, विलियम टेलर थे, आंसर एक चला जाएगा, विलियम टेलर थे। उसके बाद कौन बिहार पर्यटन की टैग लाइन है, बिहार पर्यटन की टैग लाइन है, बताइए बिहार पर्यटन की टैग लाइन कौन सा है, ये आपका आनंदित बिहार, आनंदित बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर घर नल जल योजना, हर घर का नल जल योजना कब प्रारंभ किया गया था, इसको बताइए आप लोग। ये ऑप्शन में जो है कोई नहीं है दिया हुआ है, ऑप्शन में भी कुछ मिल ही नहीं रहा है इसमें है ना। हर घर नल का जल योजना जो है ये 15 अगस्त 2019 को किया गया था, 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया, श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के अथी में किया गया था। तो आपका कहीं है ही नहीं इसका 15 अगस्त 2019, कहीं नहीं चर्चा किया हुआ, ऑप्शन में है ही नहीं है ना। 15 अगस्त 2019 को आंसर इसका होना चाहिए। घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील ध्यान दीजिएगा, घोड़ा कटोरा झील जो है ये नालंदा जिला में है और राजगीर में है ना, घोड़े की आकार जैसा उसका बना हुआ है। घोड़ा कटोरा झील जो है ये राजगीर के नालंदा जिला में है, ये राजगीर में है ना, क्या है राजगीर, राजगीर, राजगीर हो जाएगा। राजगीर, घोड़ा कटोरा जो है नालंदा के राजगीर में है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के विभिन्न स्कूलों शिक्षा बोर्डों द्वारा, स्कूलों शिक्षा बोर्डों के द्वारा माध्यमिक कक्षा 12वीं प्रमाण पत्रों की समक्षता प्रदान करता है ना। तो ये बताइए माध्यमिक शिक्षा स्कूल के बारे में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नहीं गलत। भारत सरकार का विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता मिशन, गलत। भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा, गलत। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण द्वारा जिसको बोलते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है ना, ये आपका आंसर सही जाएगा है ना, ये आंसर आपका क्या जाएगा, सही चला जाएगा। एनसीईआरटी आपका हो गया है ना, ये आंसर आपको चला जाएगा। उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी की जो स्थापना हुआ था 1900 कब हुआ था, 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में किया गया था। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था, 1961 में किया गया था है ना, 61 में किया गया था। तो आंसर क्या जाएगा, सी नंबर चला जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये जो चुना गया था मिथुन मनहास, मिथुन मनहास को चुना गया था। ये जो लिया था
रोजर बिन्नी का स्थान लिया था। किसका? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी का स्थान लिया था। रोजर बिन्नी जो था ये 36वां पोजीशन पर थे, 36वां स्थान था। ये मिन्हास हो जाएगा, 37वां पोजीशन हो जाएगा। और रोजर बिन्नी जो लिया था ये सौरव गांगुली का लिया था। किसका? सौरव गांगुली, गांगुली का लिया था। गांगुली हो जाएगा आपका क्या? सौरव, सौरव गांगुली, गांगुली का लिया था। ये 35वां था, ये 35वां स्थान था। सौरव गांगुली स्थान लिया। रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी क्या है? मिथुन मिन्हास। ये नंबर हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो है सभासार एआई टूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सभासार, सभासार जो किया गया था ये 2025 में लॉन्च किया गया था। ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया था, है ना, अगस्त 2025, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के सितंबर बुलेटिन 2025 में भारत के निर्धनता के स्तर के संदर्भ में बिहार राज्यों को विचार कीजिए निर्धनता के माध्यम के अनुकूल से। तो निर्धनता में आपका क्या जाएगा? पहला आपका झारखंड हो जाएगा, उसके मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके यूपी हो जाएगा, उसके बिहार हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। 2 4 3 1 कहाँ पे है? 2 4 3 1 बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 23-24 में श्रम उत्पादक के संदर्भ में देश में 5 शीर्ष राज्य थे। कौन कौन थे? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 99 का ए नंबर हो जाएगा, है ना, 99 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में बताना है। भारत और ब्राजील के बीच सीमित व्यापार समझौता, भारत ब्राजील सीमित व्यापार समझौता लैटिन अमेरिकी शब्दों से समूल मार्कोसुर होते हुए तरोही व्यापार होते पीटीए का हिस्सा है। अब ये बताइएगा कौन इसका सही आंसर हो सकता है? बताइए आप लोग इसको। तो भारत और ब्राजील के बीच सीमित व्यापार समझौता है और भारत और ब्राजील सीमित व्यापार समझौते लैटिन अमेरिकी देशों के मार्कोसुर के साथ तरोही होते हुए व्यापार समझौते का हिस्सा होता है। तो ये आपका क्या? ये भी सही है, तो ये भी सही है। कथन क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, है ना। कथन 1 और 2 क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, है ना। तो आज का जो है सेक्शन आपका यहीं तक रखता है ना। और आप लोग जो है लुसेंट का क्लास जो है जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला मेरा ऐप पर, है ना, प्लेटफॉर्म नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जो है सो आपका 1 दिसंबर से लॉन्च होने जा रहा है। तो आप लोग सभी दोस्त और अपने साथियों को बता दीजिए, है ना, गाँव तक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, है ना। लुसेंट हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें पूरा डिस्कशन के साथ करते चलेंगे और क्लास में ही आपको याद करवा देंगे, है ना। तो और उसके बाद जो है सो आपका TRE4 जो टीचर वाला दे रहे हैं और बिहार SI जो दे रहे हैं, जो भी आगामी एग्जाम अभी नजदीक में आया है, उसी के बेस पर हम आधार पर उसको बताएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको कहीं जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तब तक यहीं रहते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।